चलिए खैर, बीती रात के मैच पर आते हैं। मुंबई का ही मैच था, वो भी वहां पर मुंबई ने सौगात दी है सचिन तेंदुलकर को दरअसल, और वो सौगात है जीत के चौके की। किस तरह से हैदराबाद को मुंबई ने हराया, 7 विकेट के बड़े अंतर से हराया। और हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि नेट रन रेट जो है वो प्लेऑफ में जाने के बाद 4 टीमों की जो स्टैंडिंग्स होती है उसमें बहुत खेल करता है, ऊपर नीचे एकदम एक विलेन की तरह। और वहां पर मुंबई इंडियंस ने इस चीज को समझा, पिछले 2 मैचेस बड़े मार्जिन से जीते हैं, तीसरे नंबर पर टीम पहुंच चुकी है। 144 रन का आसान लक्ष्य था, मुंबई ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पिछले 2 मैच जो मुंबई की टीम ने मोहित खेले हैं, ये मुंबई की असली टीम है। वरना अगर आप मुंबई की टीम को पेपर पे देखें तो कई बार लगता है कि यार इस टीम को कोई हरा भी सकता है क्या। मतलब आप चाहे बैटिंग देख लें चाहे बॉलिंग देख लें, दोनों डिपार्टमेंट इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने आप से सवाल करेंगे कि ये टीम हारेगी कैसे। लेकिन शुरुआत खराब होती है। अच्छी बात है, पिक कर गए हैं, समय से पिक कर गए हैं, अभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हर एक मैच जीतना है, और बाकायदा नंबर 3 पर पहुंच भी गए हैं। बिल्कुल। और रोहित शर्मा को अगर हम बात करें, देखिए वो पिछले 2 मैच से वो रन बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो भी रन नहीं बना रहे थे। बिल्कुल। उसके बावजूद भी मुंबई लगातार अच्छा कर रही थी। हार्दिक पांड्या उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव आ गए, तिलक वर्मा आ गए, ऊपर से लेकर नीचे तक आप जितने भी नाम लेंगे वो वहां पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर अकेले ही मैच जिता सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज मुंबई के लिए ये रही है कि एक दिन कोई प्लेयर आता है, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आज मैं आपको जिताकर दिखाऊंगा। कभी जसप्रीत बुमराह आपके लिए अच्छा कर जाते हैं, फिर कल आपके लिए ट्रेंट बोल्ट ने काम अच्छा कर दिया, और उसके अलावा तमाम हर फील्ड में उनके पास ऐसे प्लेयर है। और शायद एक यही मुंबई की ताकत भी है जो बताती है कि वो इसलिए, और बड़ी टीम की एक यही ताकत है कि वो कभी भी पैनिक नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि ठीक है हम 3-4 मैच हार गए हैं, लेकिन अभी भी हम आसानी से चीजें आगे पिक कर सकते हैं। और यही चीज शायद इस बार एक बड़ी जो दूसरी टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स है, वो चीज मिस कर रही होगी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई अपने आप को आगे बढ़ा रही है, एक एक करके प्लेयर्स अपना रंग दिखा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चेन्नई के पास शायद वो ऐसा पूल ही नहीं है इस बार कि वो आगे बढ़ पाए। और यही असर दिख रहा है कि मुंबई 9वें नंबर पर थी शायद पिछले हफ्ते तक, और अभी वो टॉप 3 में आ गई है, और चेन्नई 10वें पर थी, और शायद सीजन का अंत में उनके 10वें साथ ही हो जाएगा। बिल्कुल। और इन दोनों टीमों पर हमेशा इसलिए ज्यादा बातचीत होती है क्योंकि ये दोनों ही टीमें लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीमें हैं। जैसे ही सीजन शुरू होता है, सबसे पहले एक आम क्रिकेट फैन हो सकता है वो किसी और टीम को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन उसका सवाल यही होता है, उसकी उत्सुकता यही होती है कि मुंबई और चेन्नई का क्या होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों को खिताब जीतने की आदत है। 18वां साल है और 5-5 खिताब दोनों ही टीमें अपने खाते में कर चुकी हैं, तो इसलिए चेन्नई की जो हालत है वो आपने सुनी ली, अभी मोहित ने आपको बता ही दिया। हैदराबाद की हालत भी बहुत खराब है, और वो परफॉर्मेंस में मैच दर मैच दिख रहा है किस तरह से उनकी जो निर्भरता है कुछ खिलाड़ियों पर वो बहुत ज्यादा खुलकर सामने आई है। बल्लेबाजी इस मैच में बुरी तरह से लड़खड़ाई, टॉप 4 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। 35 रन 35 ओनली 35 रन तक हैदराबाद की आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी थी। ट्रेविस हेड 0, अभिषेक शर्मा 8, ईशान किशन 1, नीतीश रेड्डी 2 रन बनाकर आउट। इसके अलावा क्लासेन के 71 रन और अभिनव मनोहर के 43 रन की बदौलत 100 रन का स्कोर पार हुआ, वरना स्थिति और खराब थी। ये सबक ही है मेरे ख्याल से मोहित, और ये सबक जितनी जल्दी बाकी टीमों को भी मिल जाए उनका ही भला होना है। हमारा आपका तो खैर क्या ही भला होगा, लेकिन टीमों का भला इसी से होगा कि अगर आप जब तक एक टीम की तरह नहीं खेलेंगे तब तक स्थिति यही होगी कि कभी तो आपको मैचेस जीतने को मिलेंगे जब आपको टॉप ऑर्डर में 100, 125, 150 रन की पार्टनरशिप मिल जाए, नहीं तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी कि आप औसत नहीं बहुत औसत टीम लगेंगे। बिल्कुल। अभी तो हैदराबाद की जो अप्रोच लगी है वो पूरी तरह से यही लग रहा है कि वो तुक्के के हिसाब से खेल रहे हैं, कि जिस दिन तुक्का चल गया उस दिन वो आप जीत जाएंगे और उस दिन रन बनेंगे सीधा 250 प्लस जाकर। लेकिन फिर वही हुआ कि वो 10 में से 2 ही बार ऐसा हो पा रहा है। लगातार इस सीजन की शुरुआत भी आपने अच्छी की थी, 287 के साथ आपने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ एक ही मैच ऐसा आया जहां आप अच्छा खेल पाए। और फिर वही चीज जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप अगर 1-2 प्लेयर्स के भरोसे रहेंगे तो शायद आपके साथ ऐसा ही होगा। ये पूरी की पूरी तरह इंग्लैंड वाली जो अप्रोच हमको देखने को मिली थी, बेसबॉल वाली, कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे हारे या जीते, या हम ये कहते थे शाहिद अफरीदी वाली जो अप्रोच है कि हारे जीते कुछ भी हो हम तो ऐसे ही खेलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि टीम का हाल किस तरह का हो रहा है। लगातार आप इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी, इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ना ही ट्रेविस हेड, ना ही
अभिषेक शर्मा, उसके बाद ईशान किशन वहां पर आए थे। पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। मिडिल ऑर्डर आपके पास ऐसा नहीं है कि वो अकेले दम पर कुछ बड़ा कर पाए, लेकिन आखिर मिडिल ऑर्डर भी वो चीज कब तक करेगा। उन्होंने कल करके दिखाया कि 35 रन पर आपके इतनी जल्दी टॉप ऑर्डर पूरा आउट हो गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाया। तो शायद सर अभी भी इनके पास वक्त है, आधा सीजन हुआ है, अगर वो सोचे कि हम थोड़ी अप्रोच चेंज करें, वही पहले वाली अप्रोच रखी 6 ओवर में 50, 60, 70 रन। जरूरी नहीं कि हर बार आपको 6 ओवर में 100 ही रन बनाने हैं। बिल्कुल, और यही होता भी है मोहित। आप अपने आसपास भी देखें, अपनी जिंदगी में भी देखें, हर चीज के लिए सिर्फ एक प्लान के साथ आप जाएं ना, ऐसा संभव नहीं है। आप जब भी कोई बड़ी चीज सोच रहे होते हैं, आपके जहन में रहता है कि यार मेरे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। और जो बड़ी टीमें वो तो प्लान सी तक सोच के चल रही होती हैं कि भैया अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। लेकिन शायद चूंकि फॉर्मेट छोटा है, 20 ओवर का फॉर्मेट है, हैदराबाद की टीम अपने उस प्लान ए के साथ ही स्टिक है, वहीं पर अटकी हुई है कि नहीं हम इसी प्लान के साथ खेलेंगे। नतीजा आपके सामने है। मुंबई के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिस तरह से गेंदबाजी हुई। और थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये टीम एक ऐसी टीम है जब क्लिक करती है तो लगता है कि भैया इसको हराएगा कौन। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। दीपक चाहर ने 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। मिचेल सैंटनर ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। जसप्रीत बुमराह अपेक्षाकृत थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन कुल मिलाजुलाकर कप्तान साहब बहुत खुश होंगे, क्योंकि 4 ओवर में 26 रन, 4 ओवर में 12 रन और 4 ओवर में 19 रन, यानी अगर इसका योग कर लिया जाए 1 मिनट के लिए तो 26 और 2 28 और 10 38, 10 48 और 9 57, यानी 12 ओवर में 57 रन। बताइए सर, अगर और कप्तान को एक टीम को क्या चाहिए? अगर आपके सबसे जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो उन इतने कम रन दे रहे हैं और लगातार विकेट्स भी ले रहे हैं, तो और किसी भी कप्तान को, किसी भी टीम को क्या चाहिए? स्पिनर्स भी देखिए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह आपको हर मैच आके जिता जाएंगे, या फिर आप ये कर रहे थे कि दीपक चहर आपके पास है और हार्दिक पांड्या भी है, इसके साथ ट्रेंट बोल्ट भी आपके पास आ गए हैं। तो 4 में से कम वही है कि सर एक बॉलर तो किस दिन कोई अच्छा करेगा, या एक बॉलर पिटता भी है आपका। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर मुंबई को कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो पिटने वाली जो कैटेगरी है उसमें जाए, वो सिर्फ विकेट लेने वाली कैटेगरी में है, और उसका ही फायदा हमको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, और बहुत फर्क पड़ता है मोहित इस बात से। अगर आप इस चीज को ऐसे देख लीजिए कि जसप्रीत बुमराह के आते ही अगर पूरी टीम उनके पास गई होती और कहती कि अब आप ही हैं जी, आप ही को जिताना है मैं सारे मैचेस, तो अभी जसप्रीत बुमराह की जो हालत होती है वो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी के पास जाकर ये नहीं कहता कि आप स्टार हैं, यहाँ पूरी टीम स्टार है। वो शुरुआत अच्छी नहीं रही उस टीम की, वो हमने पहले भी देखा है। वो एक शायद थोड़ा सा इंजन गर्म होने में टाइम लगता है मुंबई का, शायद ये कह सकते हैं। रोहित शर्मा की भी कहानी यही है, मतलब मुंबई और रोहित शर्मा की कहानी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस से वो लगातार रन्स कर रहे हैं। क्या है कहानी, वो भी उनका भी अपडेट आपको दिखाते हैं। 46 गेंद पर 70 रन की पारी उन्होंने खेली। इस पारी में 8 चौके और 3 छक्का था। 152.17 की स्ट्राइक रेट थी। इस सीजन का उनका ये दूसरा अर्धशतक है और लगातार आया है। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने भी 40 रन का योगदान दिया। मुझे लगता है यहाँ मोहित बड़ी मतलब थॉट प्रोसेस ना बड़ा क्लियर था। जैसे पिछला मैच था दिल्ली वाला, जहां उन्होंने देखा कि लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो हम कोई बहुत जबरदस्ती का ओवर एग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा शॉट्स, फैंसी शॉट्स खेले, इससे अच्छा कि हम एक बड़ा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर मैच जीते, पॉइंट टेबल में अपने आप को 2 नंबर और ऊपर ले जाएं। वहां केएल राहुल और अक्षर पटेल ने वही काम किया था, आराम से बल्लेबाजी की, टीम को जीत दिलाई। यहां रोहित शर्मा और सूर्या ने वही काम किया, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा, पिछले मैच में मुंबई जीत गई थी, लेकिन लास्ट में वो 2 विकेट बेकार के गिर गए थे। यहां आराम से खेले, और जब जीत आसान दिख रही हो तो उसको कहीं से उसमें कोई मोड़ ला दे, कोई उसमें रोमांच ला दे, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। रन्स बनाए, मैच जीता, पॉइंट लिया। और बिल्कुल, क्योंकि लगातार मुंबई जीत रही है, वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर चली गई है, तो उसके बाद ये लग्जरी भी है। वरना आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि चलिए मौका देखती है टीमें कि अब अगर हमको जीत मिल रही है तो इस जीत को बड़ी जीत में कन्वर्ट करें। और वही होता है कि आप नेट रन रेट अपना अच्छा करने के चक्कर में आखिर में तेजी से शॉट खेलते हैं, भले ही आपकी जीत निश्चित हो, लेकिन जैसा पिछले मैच में हुआ कि 1-2 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ मुंबई के पास वो लग्जरी है कि वो आसानी से अपनी जीत हासिल कर ले। और सबसे बेहतर चीज है कि चलिए रोहित शर्मा उसके फॉर्म में आ गए हैं, उससे बेहतर शायद मुंबई को और कोई ना लगा। खासकर टीम इंडिया के फैंस के लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव लगातार रन बना रहे हैं, अच्छी बात यह है। तो अभी तो सोचिए कि तिलक वर्मा ने अभी कोई ऐसी धमाकेदार पारी नहीं खेल रही है कि जहां प्रेशर हो और वो एकदम ताबड़तोड़ रन बनाए। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि सर मुंबई इंडियंस
कमाल तो कर रही है, और जिस रफ्तार से और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका प्लेऑफ तो कम से कम पक्का लग ही रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की है, बिल्कुल सही बात है। और मैं पता नहीं क्यों मुंबई, हालांकि क्रिकेट है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ओलंपियंस मतलब अपनी तैयारी करते हैं ना ओलंपिक की, तो वो क्या करते हैं कि 4 साल का गैप होता है एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में। वो कभी अपनी तैयारी को पीक पर ना नहीं चाहते कि वो अगले साल ही आ जाए, वो चाहते भी हैं कि उनका पीक जो है वो चौथे साल में आए, यानी जब इवेंट बिल्कुल पास हो तब आप अपने करियर की पीक पर जाएं, अपनी फॉर्म के पीक पर जाएं। लगभग कुछ वैसा ही अप्रोच मुंबई इंडियंस का रहता है। अब पता नहीं इतना साइंटिफिक है या अपने आप हो जाता है, भगवान जाने, लेकिन स्थिति है बड़ी दिलचस्प कि ये टीम हमेशा पीछे से आती है और फिर उसके बाद बाजी मार के चली जाती है। क्या कहा हार्दिक पांड्या ने, आपको बताते हैं, क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं, अच्छी तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहा जाता है वो काम कर रहे हैं। और पिछले सीजन में कुछ ऊंच नीच हुई थी कप्तानी को लेकर, लेकिन इस बार चीजें अच्छी हैं। ये जीत शानदार है। अच्छी बात है कि खिलाड़ियों ने सही समय पर लय पकड़ी है। मुझे लग रहा था कि एक बार जब सभी खिलाड़ी रंग में आ जाएंगे तो हमारा दबदबा दिखाई देगा। दीपक और बोल्ट ने गेंदबाजी से मैच बनाया और रोहित सूर्या ने उसे फिनिश किया। यह होता है टीम गेम। कुल मिलाकर एक शानदार जीत है। मुझे लगता है कि कई बार मैच में तुरंत प्लान बनाना ठीक होता है, हर बार पहले से सोची योजना पर ही चलना जरूरी नहीं है। मैंने चाहर की लय को देखा तो मुझे लगा उसका 1 ओवर बचाकर क्या करेंगे, और मैंने उससे 4 ओवर लगातार कराए। मतलब ये मोटी बात तो यही है मोहित, गेम अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं ना, कि आप अपने रिकॉर्ड बुक को लेकर अपने साथ नहीं आते। अगर रिकॉर्ड बुक को लेकर चलते तो क्या सचिन तेंदुलकर ऐसा तो था नहीं कि मैदान में घुसते थे तो एक किताब आती थी उनके साथ कि इन्होंने इतने रन बनाए। वो वहां जाके परफॉर्म करते थे, मैच की सिचुएशन को देख के परफॉर्म करते थे। यही अनुभव है, यही मैच अवेयरनेस है। और वही बात वो कह रहे हैं कि मैं सोच के, ठीक है अच्छी बात है, योजना है हमारे पास, हम एक प्लान ए लेकर आए हैं मैदान में, लेकिन अगर मुझे लगता है मैच के दौरान कि मुझे अब प्लान बी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैं उससे चूकता नहीं। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी भी दिख रही है। पिछला सीजन हमने देखा, क्योंकि कप्तानी को लेकर काफी उथल-पुथल थी, अब शायद वो चीजें सेटल डाउन हो गई हैं। सबको अपना रोल मालूम चल गया है कि हाँ भाई कप्तान हार्दिक पांड्या ही रहेंगे, सबसे बड़े स्टार बुमराह रहेंगे, रोहित शर्मा रिलैक्स करेंगे और आराम से चीज होंगी। और वही चीज दिखती भी है। और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी चीज की कि आप एक प्लान के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको मैदान में जाकर हर बार पिच अलग होती है, मौसम अलग होता है, हवा की दिशा अलग होती है, तो कई चीजें आपको मैदान पर ही ट्राई करनी पड़ती हैं और वो इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और उसका फायदा यहां पर मुंबई को दिख रहा है, और बाकी टीमें जो ये चीज नहीं कर पा रही हैं उनको उनका घाटा भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और वो घाटा जो है सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है हैदराबाद की टीम में, क्योंकि जिस तरह से उस टीम का प्लान ए है, उस प्लान ए से वो हटने को तैयार ही नहीं है। अब स्थिति क्या है वो भी आपको इस अपडेट के जरिए बता देते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि अब प्लेऑफ बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए। क्यों बहुत मुश्किल हो गया है? कहानी ये है कि 8 मैच अभी तक हैदराबाद की टीम खेल चुकी है और इस 8 मैच में सिर्फ 2 जीत उसके पास है। आप अपडेट दिखा दीजिए तो ग्राफिक्स के साथ चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। अब बाकी बचे सभी मैच अगर जीतेगी हैदराबाद की टीम, तब जाकर उसके 16 अंक होंगे, यानी 8 जीत चाहिए, 2 ही जीते तो 6 जीत अभी, और जो 6 मैचेस और ये ताज्जुब की बात इसलिए और ज्यादा है मोहित, क्योंकि 2024 की ये रनर्स अप टीम है, यानी फाइनल खेलने वाली टीम है, और उसके बाद ये स्थिति है। चलिए पैट कमिंस की बात सुन लेते हैं। पैट कमिंस क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस हार पर अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट पर, और जिस तरह से हैदराबाद की टीम पिछले साल की जो फाइनलिस्ट टीम है वो किस तरह से नीचे लगी हुई है, उस पर वो क्या कह रहे हैं। क्लासेन और अभिनव ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिससे कुछ रन स्कोर बोर्ड पर जुड़े। शुरुआती विकेट गिरने के बाद विकेट पर टिकना होता है, जो हम नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए तो फिर भुगतिए उसका। हमने मैच से पहले पिच के बारे में बात की थी। हर मैच में 0 से शुरुआत करनी होती है। पहले मैच में जब हमने 280 रन बनाए थे, और उसके बाद के मैचों में बड़ा फर्क है। यही T20 फॉर्मेट है, आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। पिच का बर्ताव जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर रहेगा। बातें तो सारी अच्छी अच्छी कर रहे हैं पैट कमिंस, और मतलब लॉजिकल बातें भी कर रहे हैं कि भाई अगर शुरुआती विकेट गिर जाए तो आपको क्रीज पर रुकना चाहिए। पिच का बिहेवियर अगर जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। हर मैच अलग होता है, 0 से शुरुआत करनी होती है। ये बातें कह तो रहे हैं, लेकिन शायद अपनी टीम में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से जाके खिलाड़ियों को समझा नहीं पा रहे हैं कि अब हमको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओवर डिपेंडेंसी से बाहर आकर बाकी खिलाड़ियों के लिए जो है वो सोचना होगा। बिल्कुल,
हैदराबाद के लिए लग रहा है सारे लॉजिक्स उनके पास है पर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एक टूर्नामेंट, अच्छे टूर्नामेंट के लिए भी ये जरूरी है कि हैदराबाद जैसी बड़ी टीम जिसके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, या जो अच्छा कर रही थी, जब बड़े जो रन स्कोर भी बनाती है, क्योंकि फैंस के हिसाब से भी अगर आप सोचें तो फैंस भी चाहते हैं कि उनको बड़े स्कोर दिखे, छक्के चौके लगते हुए दिखे, तो उन टूर्नामेंट के लिए अच्छा यही होगा कि ये टीम पिकअप करे, 2-4 मैच आए, पॉइंट्स टेबल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि आईपीएल एक तरह से अभी तक आप ये कह सकते हैं कि एक पूरा आसानी से एक फ्लैट चल रहा है। हमको थोड़ा सा उथल पुथल चाहिए, लोग चाहते हैं कि आखिरी ओवर तक वाला मैच फिनिश हो, अच्छे स्कोर बने, तो हम तो यही चाहेंगे, क्रिकेट फैंस भी यही चाहेंगे कि हैदराबाद की टीम थोड़ा अच्छा करे, लोगों को चौंकाए, कि पॉइंट्स टेबल में थोड़ी उथल पुथल बनती रहे, ताकि आखिर तक ये पता ना लगे कि आखिर प्ले ऑफ में कौन जा रहा है। तभी टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा होगा। और शायद पैट कमिंस जो बातें कह रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी इंप्लीमेंट भी हो जाए उस टीम में, तो उसका नतीजा कुछ और हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी 70 मैचेस खेले जाने होते हैं, 70 में से अभी 40 मैच करीब खेले गए हैं, 30 मैच मतलब मोटा मोटा अभी 40% टूर्नामेंट के मैचेस बाकी हैं। और अगर ऐसे में आपको अभी से ही 2-3 टीमें ऐसी दिखने लगें कि ये बाहर हो गई प्लेऑफ के रेस से, फला बाहर हो गई, ढिकाना बाहर हो गई, तो फिर वो मजा तो कम हो जाता है। बल्कि हाँ, अगर ये टीमें अब थोड़ा सा खेल बिगाड़ें बड़ी टीमों का, तो मजा फैंस के लिहाज से ज्यादा आएगा, फैंस को ज्यादा मजा आएगा। पॉइंट टेबल आपको एक बार दिखा भी देते हैं मोहित, ताकि जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि ये जो टॉप 4 की लड़ाई है और बॉटम 4 की जो लड़ाई है उसमें किस तरह से मामला चल रहा है। ये पॉइंट टेबल है आपके सामने। गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है, मुंबई इंडियंस नंबर 3 पर आ गई है और आरसीबी नंबर 4 पर है, पंजाब नंबर 5 पर है। अब यहां से नेट रन रेट का जो दिलचस्प खेल है वो भी शुरू हो जाएगा, वो आपको पता ही है। 6, 7, 8, 9, 10, इसमें खासतौर पर अगर आप 7, 8, 9 और 10 को देखेंगे तो ये बड़ी एक संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन कोलकाता इस लीग की तीसरी सबसे कामयाब टीम है। कोलकाता के बाद राजस्थान इस लीग का पहली बार जब हुआ था तब उसने खिताब जीता था। सनराइजर्स हैदराबाद भी खिताब जीत चुकी है और चेन्नई की टीम तो 5-5 बार जीत चुकी है। लेकिन जो स्थिति है पॉइंट टेबल में वो ये कि अभी इन चारों ही टीमों के पास डबल डिजिट में पहुंचने का भी मौका नहीं है। अभी तक इनको सिंगल डिजिट में ही ये टीमें जूझ रही हैं। तो जब ये 4 टीमें नीचे की थोड़ा बेहतर करेंगी और ऊपर वो जो वहां 4-5 हमने दिखाया था वहां पर थोड़ी हलचल होगी, तो निश्चित तौर पर ये मजेदार मैचेस होंगे फैंस के लिए, वरना फिर थोड़ा सा नीरस हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर 3 तो आप ऊपर मान ही सकते हैं। यहाँ पर 2 टीमें तो एकदम साफ साफ दिख रही हैं जिनमें कुछ नहीं होने वाला। बाकी टीमों के लिए आप जगह बनाइए। यही इस लीग की खूबसूरती भी है, यही इस लीग का इतिहास भी है। जब से प्लेऑफ का स्टाइल शुरू हुआ, वो फॉर्मेट अपनाया गया, तब से वो आखिरी टीम कौन सी है ये लास्ट मिनट पे ही पता चलता है कि आखिरी दिन पता चलेगा कि साहब वो 14 पॉइंट पे जा रही है या फिर 16 पॉइंट पे जा रही है। और फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब 14-14-14 3 टीमें हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर एक टीम जो है आगे जाती है, बाकी 2 टीमें नहीं जा पाती हैं। तो चलिए, रहेगी हमारी इस मुकाबले पर तो नजर रहेगी ही। पॉइंट टेबल का जो गणित है वो भी आपको बीच बीच में समझाते रहेंगे। बहरहाल अभी हमको इजाजत दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स टाइम को। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, मोहित की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।